नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। जैसा सौरभ ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर बहुत सारी नई स्टेटमेंट्स मेरे पास में हैं, उनके पिता के, उनकी बहनों के, उनके जीजाजी के। इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चीन की बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी खबर चीन के बारे में है। चीन को रास्ते पर लाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज एक बड़ा फैसला किया है। 118 ऐप्स पर बैन लगाया गया है। इनमें से ज्यादातर चाइनीज ऐप्स हैं या फिर वो ऐप्स हैं जो चाइना के कंट्रोल में हैं, जिनका इस्तेमाल भारत से इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए चाइना करता रहा है। जैसे देश में अब पबजी का खेल आज से खत्म हो गया, क्योंकि जो 118 ऐप्स बैन किए गए हैं इनमें पबजी भी शामिल है। ये ज्यादातर वो ऐप्स हैं जिनके जरिए चीन हमारे देश के लोगों का डेटा इकट्ठा कर रहा था, जानकारियां चुरा रहा था और पैसा भी कमा रहा था। लेकिन अब चीन की दुकान बंद हो जाएगी। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया, उन 118 ऐप्स पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है जिन पर देश की सुरक्षा और देश की संप्रभुता के लिए खतरा होने का शक था। ये बड़ा आरोप है। ये ऐप्स देश के लिए खतरनाक हो सकते थे, इसीलिए इन पर पाबंदी लगा दी गई। हालांकि ये सरकार की दलील है। हकीकत यह कि चीन जिस तरह सीमा पर बार बार टेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद अब भारत ने सैन्य मोर्चे के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को सबक सिखाने के लिए आज ये बड़ा फैसला किया। अब हालत यह कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, सारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर भारत की फौज की तैनाती है। भारत की फौज ऊंची चोटियों पर है, कंट्रोल में है, और इससे चीन को बहुत परेशानी है। चीन ने आज भारत पर एग्रेशन दिखाने का इल्जाम लगाया। आज जब चीन की तरफ से कहा गया कि सीमा पर टेंशन भारत के एक्शन से बढ़ा, जब चीन ने कहा कि भारत की फौज ने अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश की, इसलिए हालात खराब हुए, अब आगे जो होगा भारत ही उसके लिए जिम्मेदार होगा, ये चीन ने कहा। तो चीन को लगता था इल्जाम लगाने से, आग दिखाने से भारत प्रेशर में आ जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी से ऐसा जवाब मिला जिसकी उम्मीद कम से कम चीन को तो आज नहीं होगी। सरकार ने 118 ऐप्स पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया। मैं आपको बताऊंगा कि अब आपके मोबाइल में कौन कौन से चाइनीज ऐप नहीं चलेंगे, ऐप स्टोर से कौन से चाइनीज ऐप गायब हो जाएंगे, इन ऐप्स पर पाबंदी से चीन को कितना नुकसान होगा, और इसके अलावा आपको सरहद पर जो हालात हैं उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको बताएंगे। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद लद्दाख में हैं और इस वक्त वहां क्या हालात हैं, इसका अपडेट सीधे लद्दाख से वो आपको देंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं चीन के खिलाफ आज हुई इकोनॉमिक मोर्चे पर स्ट्राइक की। इस इकोनॉमिक स्ट्राइक में सबसे ज्यादा चर्चा है पबजी पर पाबंदी की। लोग कह रहे हैं कि जो पबजी है ये साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल ने इसको डेवलप किया था, इसका चीन से क्या लेना देना। मैं आपको बता दूं कि पबजी का चीन से सीधा लिंक है। पबजी के जो भी वर्जन अपडेट होते हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट चीन की कंपनी टेंसेंट के पास है। टेंसेंट ही इस ऐप के नए नए वर्जन रिलीज करती है और इसका सर्वर भी चाइना में है, लिहाजा पबजी को बैन किया गया है। हालांकि पबजी भारत में सबसे पॉपुलर गेम्स में से एक है। भारत में पबजी को 17 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है, बहुत बड़ी फिगर है। पूरी दुनिया में पबजी के जितने यूजर्स हैं उसके 1/4 यानी 25%, 1/4 अकेले भारत में है। एक और चौंकाने वाली बात आपको बताऊं, लॉकडाउन के दौरान पबजी के यूजर्स बहुत तेजी से बढ़े। डेटा एनालिटिक्स फर्म सेंसरटार के मुताबिक पबजी मोबाइल वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कमाई करने वाला गेम है। पबजी मोबाइल का लाइफ टाइम कलेक्शन करीब 22,457 करोड़ रुपए है। 2019 के मुकाबले 2020 में अब तक पबजी के कारोबार में 41%, 41% की बढ़ोतरी हुई है। 2019 के पहले हाफ में पबजी मोबाइल ने करीब 9,731 करोड़ की कमाई की थी। ये सारी फिगर्स मैं आपको इसलिए बताई ताकि आपको अंदाजा लगे आज जो फैसला हुआ है वो कितना बड़ा है और चाइना के बिजनेस पर, चाइनीज के कंपनियों पर इसका कितना असर पड़ेगा। डुअल स्पेस ये भी एक चाइनीज ऐप है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर हांगकांग में है। ये भी काफी पॉपुलर ऐप है। इस ऐप का इस्तेमाल एक ही मोबाइल फोन से मल्टीपल ऐप्स और अकाउंट्स को यूज करने के लिए होता है। जैसे ही एक फोन में 2
वाइट्स ऐप को इंस्टॉल करना या फिर 2 अकाउंट को यूज करना। वर्ल्ड वाइड इस ऐप को 2.5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है। डुअल स्पेस पर यूजर्स के फोन में सेंध लगाकर गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करने का आरोप है। जिन चाइनीज ऐप्स पर आज बैन लगा उनमें वूव मीटिंग भी है। इस ऐप का इस्तेमाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किया जाता है। इसके जरिए दुनिया भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है। इस ऐप के जरिए एक साथ 300 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ सकते हैं। वूव मीटिंग के 5 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। दुनिया भर में 100 देशों में वूव मीटिंग ऐप एक्टिव है। इस चाइनीज ऐप पर भी यूजर्स की इंफॉर्मेशन लीक करने का आरोप लगते रहे हैं। इसी तरह एक और चाइनीज ऐप है स्मार्ट ऐप लॉक। ये ऐप एंड्रॉयड फोन्स में काफी पॉपुलर है। शुरू से इसे खूब डाउनलोड किया गया है। कहने के लिए ये ऐप आपकी फाइल्स, आपकी पिक्चर्स को लॉक करने के लिए है, लेकिन इसके बदले यूजर को अपने बारे में कई जानकारियां इस ऐप पर शेयर करनी पड़ती हैं। कोई यूजर जब इसे अपने फोन पर इंस्टॉल करता है तो ऐप को यूजर की लोकेशन, कॉन्टैक्ट और फाइल्स एक्सेस करने की परमिशन मिल जाती है। इस ऐप पर प्राइवेसी ब्रीच करने का बड़ा आरोप है। जिन ऐप्स पर बैन लगाए उनमें राइज ऑफ किंगडम्स, लॉस्ट क्रूसेड भी है। यह एक पॉपुलर गेमिंग ऐप है और इसकी अब तक 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। चेस रश, इसके प्ले स्टोर पर 50 लाख से ज्यादा डाउनलोड है। इस पर भी बैन लगाया गया है। गेम ऑफ सल्टान्स का जो ऐप है यह भी ऐप स्टोर से गायब हो जाएगा। इसे अब गूगल प्ले स्टोर पर 1 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है। माफिया सिटी योटा गेम्स, इस पर भी बैन लगा है। इसे 5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है। सरकार के इस फैसले का ऐलान अब से कुछ ही घंटे पहले हुआ है। अब नौजवानों को, बच्चों को पबजी की लत लगी हुई है। इसलिए आशंका जताई जा रही थी कि सरकार के इस फैसले से जो हमारे नौजवान हैं वो नाराज होंगे, लेकिन जो रिएक्शन आए युवाओं के, वो चीन को सीधा मैसेज है। ज्यादातर लोगों ने पबजी और चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाने के सरकार के फैसले का स्वागत किया, सही बताया। नौजवानों ने कहा कि पबजी पर पाबंदी का सबसे बड़ा फायदा यह होगा, अब बच्चे अपने परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, परिवार वालों के साथ थोड़ी बात करेंगे, वरना अब तक तो फोन पर बच्चे पबजी खेलने में लगे रहते थे। हमारी सेफ्टी, हमारी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये सब चीज़ें बैन होनी चाहिए। और सबसे पहले हमारे लिए गेम से पहले हमारी कंट्री की सिक्योरिटी आती है। सो इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। आई सपोर्ट माय प्राइम मिनिस्टर। अच्छा स्टेप है कि पबजी बैन हुई है एंड बिकॉज कि इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनके माइंड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है गेम। तो मेरे हिसाब से अच्छी बात है ये सारी ऐप्स बैन करना अच्छा ही किया है, क्योंकि चाइनीज़ मार्केट्स में काफ़ी बोला गया था कि वो डेटा हमारा स्टोर करते हैं एंड हम पे स्पाई करते हैं। दैट कुड बी राइट, वो सब सही हो सकता है। तो मेरे ख्याल से भारत सरकार ने अच्छा किया सारी ऐप्स बंद करके अपनी ऐप्स निकालें, जस्ट लाइक आरोग्य सेतु ऐप जो अभी नई निकाली है, ऐसे और ऐप्स और गेम्स के ऐप निकाले। ये बहुत सही फैसला लिया है गवर्नमेंट ने। इससे बच्चों के करियर पे काफ़ी इफेक्ट हो रहा था, काफ़ी बच्चों ने सुसाइड भी की है, आपको पता ही होगा। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। इसकी जगह कोई और गेम्स आए जिससे कि बच्चे बिजी भी रहें, पढ़ाई स्टडी वाले ऐसे गेम्स आए कि जिससे उनके एजुकेशन में बेनिफिट मिले उनको। अफसोस होगा थोड़ा, खेलने का टाइम पास हो जाता था खेल के। थोड़ा सा उसके अल्टरनेटिव में कोई और गेम देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि रात में जब आदमी ऑफिस से थक वगैरह के आता था तो थोड़ा अच्छा लगता था, टाइम पास हो जाता था, मन को अच्छा लगता था खेल के, थोड़ा गैदरिंग हो जाती थी ऑनलाइन। बहुत सारे दोस्त थे जो इससे दिन भर अपनी पढ़ाई छोड़ के इसमें लगे रहते थे। अब है कि बैन हो गया, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देंगे और भी लोगों से मिलेंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो बहुत अच्छा कदम लिया सरकार ने, पबजी बैन किया। चाइना का ऐप था, बंद होना चाहिए था। लोगों की भावना आपने देखी। चाइना की थ्रेट को देखते हुए, भारत की सिक्योरिटी को देखते हुए सरकार ने जो बैन लगाया उसका लोगों ने तो स्वागत किया। लेकिन जब चाइनीज ऐप्स पर इस तरह की पाबंदी लगती है तो इन्हें कंट्रोल करने वाली चाइनीज कंपनी के बिजनेस पर इसका असर सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में पड़ता है। पबजी के लिए आगे आने वाला वक्त बहुत खराब होगा। एक उदाहरण आपको बताता हूं। भारत ने जब पहले 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाया तो इसमें टिकटॉक जैसा पावरफुल ऐप था, बहुत पॉपुलर है। अब टिकटॉक का बिजनेस भारत से तो गया,
अमेरिका ने भी इस चाइनीज कंपनी पर बैन लगाने का प्लान बनाया और फिर इससे बचने के लिए इस चाइनीज कंपनी को, टिकटॉक ऐप को अमेरिकन कंपनी को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। खबर तो यह कि माइक्रोसॉफ्ट और वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनियां मिलकर टिकटॉक को खरीदने की बात कर रही हैं और यह सिर्फ एक एग्जांपल है। आज जिन ऐप्स पर बैन लगाया गया उनमें पबजी जैसी बड़ी कमाई करने वाले ऐप हैं। अब पूरी दुनिया में इनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है और चीन की यह सबसे बड़ी चिंता है। चीन की दूसरी टेंशन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हिंदुस्तानी फौज के एग्रेशन को लेकर है। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने जानकारी दी है कि भारतीय फौज ने पैगोंग त्सो लेक के इलाके में गलवान वैली में अपनी पोजीशन बहुत मजबूत कर ली है। फिंगर 4 की ऊंची चोटियों पर हमारे सैनिक मोर्चा संभाले हुए हैं। हमारी फौज को साफ साफ निर्देश है, एलएसी पर किसी भी कीमत पर वायलेशन नहीं करेंगे, लेकिन चीनी सैनिक अगर एलएसी क्रॉस करके हमारे इलाके में दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा। इसीलिए चीन के रुख में एक बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। इस बार चीन दुनिया के सामने शोर मचा रहा है कि भारत एलएसी को बदलने की एक तरफा कोशिश कर रहा है। भारत उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, यह आरोप है चीन का। हकीकत यह कि चीन समझ गया कि इस बार एलएसी पर उसकी साजिश नाकाम हो गई है। चीनी फौज 29-30 अगस्त की रात से 3 बार एलएसी पर स्टेटस बदलने की कोशिश कर चुकी है, तीनों बार नाकाम रही। ले पहुंच चुके इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने बताया कि भारतीय सेना ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप और रेचांगला की स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मजबूत पोजीशन में है। चीन ने आज ब्रिगेड कमांडर लेवल की मीटिंग में बार बार भारत से इन 3 लोकेशन से पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन हमारे अफसरों ने साफ कर दिया हिंदुस्तान की फौज अपने इलाके में है, पीछे तो चीन को जाना है। यही पिछली मीटिंग में तय भी हुआ था। अब चूंकि चीन की चाल पकड़ी गई तो बौखलाहट में चीन अब तक 6 बार एलएसी को लेकर बयान दे चुका है। इस वक्त लद्दाख में गलवान वैली में हमारी फौज उन लोकेशन पर मौजूद है जहां से एलएसी पर चीन की फौज पर हर हरकत पर नजर रखी जा सकती है। ब्लैक टॉप पर भारतीय सेना की मजबूत पकड़ है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से ब्लैक टॉप चुशूल सब सेक्टर का सबसे अहम पॉइंट है। अब हमारी सेना रेचांगला से 4 किलोमीटर दूर अपनी स्थिति को मजबूत कर रही है, जिससे चीनी फौज की मूवमेंट को करीब से मॉनिटर किया जा सके। मनीष प्रसाद ने बताया कि इस वक्त भारतीय सेना ने लद्दाख में एलएसी के पास 10 अहम पॉइंट्स पर अपनी पोजीशन मजबूत की है। इन 10 लोकेशन पर भारतीय सेना ने सतर्कता बढ़ाई है, सर्विलांस बढ़ाई है। और सीधे मनीष प्रसाद के पास चलते हैं जो इस वक्त लद्दाख में मौजूद हैं। मनीष, आपने तो अब तक पूरी जानकारी जुटा ली होगी, कौन से इलाके हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर हमारी फौज की मजबूत पकड़ है जिससे चीन परेशान है? जी, इससे पहले कि मैं आपको उन 10 पॉइंट्स के बारे में जिक्र करूं, ये बताना जरूरी है कि दरअसल ये बिल्कुल डिफेंसिव और प्रीएम्प्टिव मेजर्स को देखते हुए भारतीय सेना ने अपनी पोजीशनिंग यहां पर स्ट्रांग की है, क्योंकि यहां पर पेट्रोलिंग की आड़ पे चाइनीज पीएलए का डिप्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा था और यहां तक कि वो अपने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, आर्मर्ड व्हीकल्स यानी टैंक्स और साथ में डिप्लॉयमेंट इंक्रीज कर रहे थे। सबसे पहले चुमार के चुपेज एरिया जो उनका गैरिसन पड़ता है चाइनीज पीएलए का, दरअसल वहां पर हैवी डिप्लॉयमेंट देखने को मिला और यही वजह है कि जब उन्होंने देखा कि भारतीय सेना के जवान पूरी तरह से यहां पर तैनात हैं और अपने वेपन्स और इक्विपमेंट्स के साथ हैं, चाइनीज पीएलए करीबन 2 घंटे तक चुमार की पोजीशन पर रहा और वापस गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पैंगोंगसो का है, जहां पर फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच का जो करीबन 300 मीटर के ऊपर हाइट का स्पर है चांग चेनमो का, वहां पर चाइनीज पीएलए था। लेकिन भारतीय सेना ने इसको भी इंगेज किया और उसके दूसरे डोमिनेटिंग फीचर पर जाकर अब चाइनीज पीएलए को पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं। तीसरा स्ट्रेटेजिक और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर चुशूल का है। चुशूल इसलिए क्योंकि चुशूल के ठीक सामने चाइना का मोल्डो इलाका पड़ता है और मोल्डो गैरिसन चाइना के फौज के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इसीलिए हेलमेट टॉप, साथ में ब्लैक टॉप, स्पांगूर गैप और साथ में रेचिंगला जो पास है, इसको इसीलिए डोमिनेट किया गया ताकि जिस तरह से चीन ने पैंगोंगसो में स्टेटस को बदला है, भारतीय सेना नहीं चाहती थी कि यहां पर भी वो स्टेटस को बदलने की कोशिश करे और हैवी डिप्लॉयमेंट के साथ करे। इसीलिए मिलिट्री इंटेलिजेंस और मिलिट्री ऑपरेशंस के ऑफिसर्स के मुताबिक स्टेटस को इसीलिए डोमिनेटिंग और डिफेंसिव तौर पर किया गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डेप्सांग
उसके बाद डेमचौक और दौलत बेग ओल्डी का है रजत जी। ये 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर इस समय हैवी डिप्लॉयमेंट मिलिट्री ऑपरेशंस के ऑफिसर्स के मुताबिक 1:9 के रेशो में इस समय भारतीय सेना की तैनातगी है और इसमें T-90 टैंक्स, T-72 टैंक्स, आर्टिलरी वेपन्स के तौर पे M777, 130 mm बोफोर्स, इनको डिप्लॉय किया गया है। एयर डिफेंस मैकेनिज्म पूरी तरीके से इंटैक्ट है कि अगर होतान या शिगात से या फिर गारगुंसा एयरबेस से अगर चाइनीज PLA अपने एयरक्राफ्ट या एयर थ्रेट स्टार्ट करता है तो उसको भी पूरी तरीके से जीरो इन किया जा सके। मनीष, जो आपने बातें बताई इससे वाकई में देश की जनता को राहत मिलेगी और हिम्मत बढ़ेगी और एक बार फिर से लोगों को विश्वास होगा कि हमारी फौज हमारी जो सीमा है उसकी रक्षा करने के लिए कितनी सक्षम है। ये लद्दाख और लेह की बात आपने बताई, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, यहां पर भी हमारी सीमा चाइना से लगी हुई है, क्या यहां पर भी कुछ तैनाती बढ़ाई गई है? रजत जी, सबसे इंपॉर्टेंट इसका भी एक बैकड्रॉप है कि जब साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एस जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, तीनों सर्विस चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने एक हाई लेवल मीटिंग की। दरअसल इनपुट इस बात का मिल रहा था कि उत्तराखंड का कालापानी का एरिया और बाड़ाहोती के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का किन्नौर और लिपुलेख का जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं, यहां पर लगातार चाइनीज PLA की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। यही नहीं बल्कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में सिक्किम का जो एरिया जो भूटान से लगा हुआ है, दरअसल वहां पर एक बार फिर से जहां पर 73 दिन का फेस ऑफ हुआ था डोकलाम के रीजन पे, उसके साथ साथ अरुणाचल के तवांग के सामने चाइनीज PLA की लगातार एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट है। इसी को देखते हुए भारतीय सेना वहां पर तैनात है, असम रेजिमेंट है और स्ट्रेटेजिक तौर पर इस समय पैरामिलिट्री फोर्सेस, क्योंकि भूटान में के बॉर्डर को गार्ड करने के लिए SSB भी गार्ड करती है, तो और साथ में जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर है वहां पर ITBP का भी डिप्लॉयमेंट काफी ज्यादा है। तो इसी को देखते हुए करीबन 80 बटालियंस को और डिप्लॉय किया गया है ताकि इन लोकेशन को इंटैक्ट किया जा सके और रणनीतिक तौर पर 3488 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से होते हुए जाती है, इन सभी फीचर्स पर डोमिनेट करते हुए भारतीय सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चीन को पार ना करने दे। रजत जी, मनीष, आपने बहुत सारी अपडेट दी है, बहुत सारी जानकारी दी है, हिम्मत बढ़ाने वाली बात बताई है, बताया कि कैसे हमारी फौज डोमिनेटिंग पोजीशन में है, पूरी तरह तैयार है, कोई चिंता की, कोई खतरे की बात नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं ये भी कहूंगा कि अपना ख्याल रखिए। आपकी असाइनमेंट ये बहुत चुनौतीपूर्ण असाइनमेंट है, उत्साह में रहिए लेकिन सेहत का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष प्रसाद। हमारी फौज मजबूत पोजीशन में है। अब चीन की हर चाल पर, हर हरकत पर हमारी फौज ऊंचाई से नजर रखे हुए है, इसलिए चीन को टेंशन तो है और वो भारत पर एग्रेशन का इल्जाम लगा रहा है, बार बार शांति की बात कर रहा है, लेकिन भारत अब चीन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि चीन दिखावे के लिए बातचीत की टेबल पर तो आता है लेकिन पीछे से एग्रेशन भी दिखाता है। पिछले 3-4 दिन में चीन ने कई बार इस तरह की हरकत की। लद्दाख में 31 अगस्त से लगातार ब्रिगेड कमांडर लेवल की मीटिंग हो रही है, लेकिन बातचीत का आज भी कोई नतीजा नहीं निकला। आज एक बार फिर ब्रिगेड कमांडर लेवल की जो मीटिंग हुई वो सुबह 10 बजे से शुरू हुई थी। दोनों देशों के ब्रिगेड कमांडर्स की ये मीटिंग चुशुल गोल्डो में हुई थी। मीटिंग में चीन की तरफ से ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप और रेचांगला से पीछे हटने को कहा गया। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये मीटिंग चली, लंबी बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि ये पहली बार हो रहा है जब चीन इतना शोर मचा रहा है और भारत शांति से बैठा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बॉर्डर पर हो रही हलचल पर चीन के नेता बयान दे रहे हैं और हमारी फौज एक्शन में है। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज एक बार फिर इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भारत पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया। चीन की तरफ से कहा गया कि भारत की फौज ने LAC को क्रॉस किया, भारतीय सैनिक उकसाने वाली कार्रवाई कर रहे हैं और चीन ने यह भी कहा कि भारत ने LAC के स्टेटस को बदलने की कोशिश की है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि इस साल की शुरुआत से ही भारत बॉर्डर पर माहौल बिगाड़ रहा है। ऐसे में बॉर्डर पर जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी इंडिया की है। चीन की तरफ से जो बात कही गई वो 3 दिन से लगातार एक ही बात दोहराई जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि LAC पर माहौल कोई 3 दिन पहले तो खराब हुआ नहीं। चीन भारत पर इल्जाम तो लगा रहा है, लेकिन यह नहीं बता रहा कि अगर LAC पर सब कुछ ठीक था तो फिर फौज के लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर जो बातचीत है उसका सिलसिला क्यों चल रहा था। मई जून में LAC पर स्टेटस को बदलने की कोशिश किसने की थी?
एलएसी को क्रॉस करके नो मैंस लैंड में चीनी फौज क्यों घुसी थी? क्या एलएसी क्रॉस करने के लिए उस वक्त भारत की फौज ने चीन को उकसाया था? सच्चाई यह है कि चीन जान चुका है, अब भारत उसको उसी की भाषा में जवाब देगा। चीनी फौज आगे बढ़ने की कोशिश करेगी तो उसे पीछे हटा दिया जाएगा, मजबूर कर दिया जाएगा। असल में चीन के इस दोहरे चरित्र को पूरी दुनिया समझ चुकी है। चीन को जहां मौका मिलता है वो दूसरे देशों पर प्रेशर बनाकर, ताकत दिखाकर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है। ये उसकी आदत है। अब तक चीन की दादागिरी चलती आई है, लेकिन अब नहीं चलेगी। अब अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे तमाम बड़े बड़े मुल्क चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार है। अमेरिका ने खुले तौर पर पब्लिकली चीन को रास्ते पर लाने के लिए हर तरह से भारत का साथ देने का ऐलान किया और खुलेआम किया। अमेरिका ने कहा कि चीन को घेरने के लिए 4 देशों ने क्वाड ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में भारत के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता और चीन के बढ़ते सैनिक प्रभाव को रोकने के लिए इन देशों ने हाथ मिलाया। क्वाड ग्रुप को 5 आईज समूह के देशों की भी मदद मिल रही है। 5 आईज समूह में ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ब्रिटेन है और अमेरिका है। इसलिए अब या तो चीन को संभलना होगा या फिर उसे संभाला जाएगा और सबक सिखाया जाएगा। आज एक और एक्सक्लूसिव खबर मेरे पास में, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। सुशांत के पिता, सुशांत के जीजा और उनकी 3 बहनों ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में अब तक हमने बहुत सारे लोगों की बात सुनी है। जांच एजेंसियों के सामने जो बयान दिए उन सब की डिटेल सामने आई है। लेकिन आज मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स देने वाला हूं। सुशांत के परिवार वालों ने इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसीज के सामने क्या कहा, यह आज पहली बार मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के उस बयान की कॉपी है जो उन्होंने मुंबई पुलिस के सामने दिया था। के सिंह ने कहा उनकी आखिरी मुलाकात अपने बेटे से 13 मई 2019 को हुई थी, जब सुशांत 2 दिन के लिए पटना आए थे और वो किसी तनाव में नहीं थे, किसी परेशानी में नहीं थे। के सिंह ने कहा कि वो आमतौर पर सुशांत को फोन नहीं करते थे, व्हाट्सएप मैसेज भेजते थे, क्योंकि उन्हें लगता था सुशांत अपने काम में बिजी होंगे, उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाए। सुशांत की अपने पिता से आखिरी बातचीत 7 जून को हुई थी। उन्होंने सुशांत से कहा था 1 साल से ज्यादा हो गया, अब पटना आना चाहिए। जवाब में सुशांत ने कहा था देखता हूं, अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही। सुशांत के पिता के सिंह ने कहा मुझे पता नहीं कि मेरे बेटे ने आत्महत्या क्यों की। उसने मेरे साथ कभी किसी टेंशन या डिप्रेशन के बारे में बात नहीं की। हो सकता है उसने डिजेक्शन की वजह से आत्महत्या की हो। के सिंह को सुशांत की मौत की जानकारी टीवी चैनल के जरिए मिली। ये भी थोड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि सुशांत की बहनों को इसके बारे में काफी पहले पता चल गया था और सुशांत के पिता ने पुलिस को यह भी बताया कि जब उन्होंने टीवी पर खबर देखी तो उसके बाद वो बेहोश हो गए। जो बात सुशांत के पिता ने अपने बयान में कही, उससे भी बड़ी बात सुशांत के ब्रदर इन लॉ, उनके जीजा सिद्धार्थ तंवर ने बताई। बड़ा खुलासा किया। सिद्धार्थ तंवर जो प्रियंका के हस्बैंड है, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं। सिद्धार्थ तंवर का बयान भी सीबीआई के पास आ चुका है। इस बयान में उन्होंने कहा है कि नवंबर 2019 में सुशांत सिंह ने अपनी बहन प्रियंका को फोन किया था और कहा था कि अजीब सी फीलिंग हो रही है, आई एम फीलिंग स्ट्रेंज। उन्होंने प्रियंका को मुंबई आने को कहा। सिद्धार्थ ने बताया कि इसके बाद सुशांत की बहनें मुंबई गई, सुशांत से मिली और फिर उसे अपने साथ चंडीगढ़ लाने के लिए तैयार किया। टिकट भी बुक हो गई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर सुशांत ने जाने से इनकार कर दिया। बहनों ने कहा कि वो अपना दिमाग बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते थे। सिद्धार्थ तंवर के मुताबिक 2013 में सुशांत दिल्ली में उनके घर आए थे। तब उनकी फिल्म शुद्ध देसी रोमांस, ये फिल्म थी शुद्ध देसी रोमांस, ये रिलीज होने वाली थी। सिद्धार्थ ने बताया कि सुशांत ने कहा कि वो अपनी फिल्म के पोस्टर देखकर खुश हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है।
पर अब वो फिल्मों में काम नहीं करना चाहते। तो सिद्धार्थ ने उनको समझाया, हर किसी को कोई ना कोई काम तो करना होता है, तुम इस काम में अच्छे हो, करते रहो। इस साल मई में अपनी मौत से 1 महीने पहले सुशांत सिंह ने एक बार फिर सिद्धार्थ तंवर से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मैं फिल्में छोड़ना चाहता हूं। सुशांत ने कहा वो बच्चों को पढ़ाने या ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसा कोई काम करना चाहते हैं। सिद्धार्थ ने कहा, यह बातें सुनकर मैं परेशान हो गया और मैंने सुशांत से दिल्ली आने को कहा ताकि हम मिलकर बात कर सकें, लेकिन चूंकि कोविड की वजह से पाबंदियां थी, मुश्किलें थी, तो सुशांत दिल्ली आ नहीं पाए। आज पहली बार सुशांत सिंह की बहनों के बयान भी सामने आए। जो सुशांत की सिस्टर्स, उनकी तीनों बहनें, मुंबई पुलिस के सामने उन्होंने जो कुछ कहा था, यह बयान ऑफिशियल है, ऑन द रिकॉर्ड है। सुशांत सिंह राजपूत की 4 बहनें हैं, एक बहन अमेरिका में रहती है, बाकी 3 बहनों के बयान मुंबई पुलिस ने दर्ज किए थे। सबसे बड़ी बहन नीतू हरियाणा में रहती है, फरीदाबाद में। नीतू के पति ओपी सिंह सीनियर आईपीएस अफसर हैं। सुशांत की दूसरी बहन प्रियंका दिल्ली में रहती हैं, लॉयर हैं, और तीसरी बहन मीतू मुंबई में रहती हैं। 8 जून से लेकर 12 जून तक मीतू सुशांत के साथ उनके घर में रही थी। 14 जून को सुशांत के घर पहुंचने वालों में सबसे पहली यही बहन थी। 8 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर से चली गई थी और 8 जून को ही मीतू सिंह सुशांत के घर पहुंची थी। ये बातें तो सब जानते हैं, लेकिन 8 जून से 12 जून के बीच में हुआ क्या? मीतू सिंह ने पुलिस को अपने बयान में बताया, 8 जून 2020 की सुबह सुशांत ने उन्हें फोन किया और कहा मिलने आ जाओ। मीतू शाम 5:30 बजे अपने भाई के घर पहुंची। मीतू का कहना है कि 8 जून की शाम को सुशांत काफी शांत थे, कंपोज थे। मीतू जब उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से वो कहीं आ जा नहीं सकते, बोर हो रहे हैं। और उस वक्त सुशांत ने कहा था कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो हम साउथ इंडिया घूमने जाएंगे। मीतू ने बताया कि मिलने के बाद सुशांत ने कुछ दिन अपने पास रहने को कहा और इसके बाद मीतू कुछ दिन सुशांत के पास रही भी, और इसी दौरान सुशांत के लिए वो उनकी पसंद का खाना बनाती थी, उनसे बहुत सारी बातें करती थी और कोशिश करती थी कि उनका मन शांत रहे। मीतू ने बताया कि 12 जून 2020 को चूंकि उनकी बेटी अकेली थी, वो उसे किसी के पास में छोड़कर आई थी, इससे शाम 4:30 बजे वो अपने घर गोरेगांव लौट गई। घर पहुंचने के बाद उन्होंने सुशांत को मैसेज किया, लेकिन ना ही उन्होंने मैसेज का जवाब दिया और ना ही पलटकर कॉल किया। सुशांत के सिस्टर मीतू ने 14 जून का वाकया भी बताया। उन्होंने कहा कि 14 जून को सुबह 10:30 बजे उन्होंने सुशांत को फोन किया था। जब सुशांत ने फोन नहीं उठाया तो उन्होंने सिद्धार्थ पिठानी को फोन किया। सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि उन्होंने सुशांत को नारियल पानी और अनार का जूस दिया है, हो सकता है वो सो रहे हों। उसने कई बार दरवाजा खटखटाया लेकिन वो अंदर से बंद है। तब मीतू ने सिद्धार्थ पिठानी से कहा कि सुशांत कभी अंदर से डोर लॉक नहीं करता और उससे दोबारा दरवाजा खटखटाने के लिए कहा। कुछ देर बाद सिद्धार्थ ने मीतू को फिर से फोन किया और कहा कि उसने सुशांत के बेडरूम का दरवाजा कई बार खटखटाया लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला, इसलिए अब चाबी वाले को बुला रहे हैं ताकि वो दरवाजा खोल सके। अपने बयान में मीतू ने पुलिस को बताया कि सिद्धार्थ का फोन आते ही वो टैक्सी में गोरेगांव से बांद्रा के लिए निकल पड़ी और इस दौरान एक बार फिर सिद्धार्थ का फोन आया जब वो रास्ते में थी और उसने बताया कि सुशांत के रूम का दरवाजा खोल दिया है और वहां सुशांत को पंखे से लटका हुआ पाया गया। मीतू ने कहा कि जब वो घर पहुंची तो उन्होंने सुशांत को बेड पर उल्टा पड़ा हुआ देखा और पंखे पर ग्रीन कलर का कुर्ता लटकता हुआ देखा। सिद्धार्थ और उसके सहयोगी ने कुर्ते को चाकू से काटकर उसकी बॉडी को नीचे उतारा था और इसके बाद सिद्धार्थ ने पुलिस को फोन भी किया था और बांद्रा पुलिस स्टेशन से भी लोग घर पहुंचे थे। मीतू ने कहा इस घटना के बारे में अपनी दोनों बहनों नीतू और प्रियंका को उन्होंने बताया। फिर पुलिस सुशांत को एम्बुलेंस के जरिए कूपर हॉस्पिटल ले गई जहां डॉक्टर्स ने सुशांत को डेड डिक्लेयर कर दिया। मीतू सिंह ने पुलिस को यह भी बताया कि उन्हें नहीं पता सुशांत ने बिजनेस या किसी दूसरी वजह से सुसाइड किया। कल आज की बात में मैंने आपको रिया चक्रवर्ती वकील सतीश मानशिंदे की बात सुनवाई थी।
मानचिंदे ने कहा था कि प्रियंका ने सुशांत को जो प्रिस्क्रिप्शन भेजा था उसकी वजह से ही रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई। आज पहली बार प्रियंका सिंह का स्टेटमेंट सामने आया। प्रियंका ने सुशांत की पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें बताई। प्रियंका ने अपने बयान में कहा उनका भाई सुशांत शांत स्वभाव का था, लेकिन अगर कुछ तय कर लिया तो फिर उसे पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता था। वो काफी पॉजिटिव नेचर का था। अगर उसे लाइफ में कोई परेशानी होती थी तो वो उससे डील करता था और फिर असरदार तरीके से उससे पार पा लेता था। सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका ने कहा कि जब 2002 में हमारी मां का देहांत हुआ उस वक्त सुशांत 11वीं क्लास में पढ़ रहा था। सुशांत को बड़ी बहन से बहुत लगाव हो गया था, लेकिन वो इस घटना के बाद काफी दुखी हो गया। वो हम चारों बहनों का लाडला था। सुशांत का फिजिक्स, साइंस और अध्यात्म में काफी इंटरेस्ट था। वो हमसे लगातार अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में बातें करता था। आज सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने परिवार के जो भी बयान आए इन पर रिएक्ट किया। असल में आज सुशांत की तीनों बहनों ने अपने वकील विकास सिंह से मुलाकात की थी। इसके बाद विकास सिंह ने शाम को मीडिया से बात की। सुशांत के पिता के वकील ने 8 जून को प्रियंका की तरफ से सुशांत को भेजे गए प्रिस्क्रिप्शन को लेकर नया दावा किया। विकास सिंह ने बताया कि अगर फैमिली की तरफ से सुशांत को कोई दवा बताई गई, कोई प्रिस्क्रिप्शन भेजा गया तो उससे गलत क्या है। विकास सिंह ने कहा कि सुशांत को प्रियंका ने वही दवाई प्रेस्क्राइब की थी जो वो खुद एंजाइटी में लिया करती थी, और चूंकि लॉकडाउन था इसलिए टेलीमेडिसिन के जरिए अगर किसी को प्रिस्क्रिप्शन भेजी गई थी तो उसमें कुछ गलत नहीं है। 8 तारीख को जब वो बहुत घबराए हुए थे सुशांत सिंह राजपूत, तो उन्होंने अपने बहन को फोन किया। तो बहन जो खुद दवाई अपने घबराहट के लिए खाती थी, उसने वही दवाई उनको बोला कि खा लो। और जब उन्होंने कहा कि शायद बिना प्रिस्क्रिप्शन से नहीं मिलेगा, तो उन्होंने ओरल कंसल्टेशन करके उनको प्रिस्क्रिप्शन दिलवाया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि परिवार को सिर्फ ये मालूम था कि उनको घबराहट होती है। परिवार ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि उनको डिप्रेशन या कोई बाइपोलर है, क्योंकि उनकी कोई स्थिति इस तरह की 2019 तक नहीं थी जब तक रिया उनके जिंदगी में आई थी। रिया उनके जिंदगी में आने के बाद ही उन्होंने ऐसे सर्कमस्टेंस क्रिएट किए जिससे उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई, और उसके बाद से ही उनका घबराहट वाला स्टार्ट हुआ। असल में आज विकास सिंह मीडिया के सामने इसलिए आए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रिया चक्रवर्ती की तरफ से एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसका जवाब देना जरूरी है। कल आपको याद होगा आज की बात में रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानचिंदे ने कहा था कि सुशांत को 2013 से ही परेशानी थी, वो डिप्रेशन का शिकार थे, दवाएं लेते थे। यानी रिया के उनसे मिलने से पहले उन्हें डिप्रेशन था, लेकिन ये बात सुशांत के परिवार वालों ने लगातार छुपाई। सुशांत की बहन प्रियंका ने सुशांत की मौत के 2 दिन बाद पुलिस को जो बयान दिया था उसमें प्रियंका ने बताया था कि 2013 में सुशांत ने उन्हें और दूसरी बहनों को बताया था कि वो काफी लो फील कर रहे हैं। बहनों ने कहा कि हमने उसे समझाया कि वो परेशान ना हो, जल्दी ठीक हो जाएंगे। प्रियंका ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में यह भी कहा था कि 2013 में सुशांत ने अंधेरी में एक साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट किया था और इसके बाद वो काफी कंपोज हो गया और करियर में काफी अच्छा करने लगा। उसने काफी कम वक्त में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी। लेकिन विकास सिंह ने इस बात पर ऑब्जेक्ट किया। विकास सिंह का कहना है कि जिस इंसिडेंट की बात है वो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था, उसे सुशांत की 2019 के बाद वाली मानसिक स्थिति से जोड़ना ठीक नहीं है। जो भी मैंने बताया 13 में या तभी पहले हुआ होगा, उनकी मां का डेथ जब हुआ था तब भी बहुत घबरा गए थे। 13 में भी कोई छोटा मोटा इंसिडेंट हुआ होगा, लेकिन उनकी कोई मानसिक स्थिति खराब नहीं थी। 13 में अगर कोई छोटा मोटा इंसिडेंट हुआ होगा, हर की जिंदगी में होता है, हर कोई कभी दवाई खा लेता है, कभी किसी को नींद आने की दिक्कत होती है। इसका मतलब थोड़ी कि मानसिक स्थिति खराब थी। 13 में कोई अगर हुआ होगा कुछ अगर उस समय इंसिडेंट, तो एक स्ट्रे इंसिडेंट रहा हुआ होगा जिसका कि उस समय इलाज हुआ और ठीक हो गया। इसलिए 13 से लेकर 19 तक उनके कुछ कोई मानसिक स्थिति में कोई खराब नहीं था, कोई दवाई नहीं खाते थे, कोई उनमें प्रॉब्लम नहीं थी। तो विकास सिंह का कहना है कि जो भी मानसिक हालत खराब हुई, जो भी मेंटल डिसऑर्डर सुशांत को हुआ, वो 2019 के बाद हुआ जब रिया उनकी जिंदगी में। और यह बात उन्होंने बड़े साफ साफ लफ्जों में कही कि रिया के आने के बाद ऐसी प्रॉब्लम शुरू हुई। सुशांत की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी के वकील ने सुशांत के परिवार पर
सुशांत की प्रॉपर्टी को लेकर काफी गंभीर आरोप लगाए थे। अशोक सरावगी ने कहा था कि नवंबर 2019 में सुशांत की तीनों सिस्टर्स वाटरस्टोन रिजॉर्ट गई थी और वहां से सुशांत को अपने साथ चंडीगढ़ ले जाने की बात कर रही थी। सुशांत की बहन प्रियंका ने भी मुंबई पुलिस से कहा था कि अक्टूबर 2019 में सुशांत ने पूरे परिवार को बताया था कि वो काफी लो फील कर रहा था। इसके बाद वो अपने पति के साथ और बाकी 2 बहनें भी सुशांत से मिलने उसके माउंट ब्लैंक वाले घर पहुंच गए। हम सभी बहनें उसके साथ रहीं, उसे समझाया। प्रोफेशनल अप्स एंड डाउन्स की वजह से सुशांत काफी निराश महसूस कर रहे थे। तब बहन नीतू सिंह ने सुशांत से दिल्ली आकर कुछ दिन रहने को कहा और सुशांत ने कहा कि वो कुछ दिन बाद आएगा। प्रियंका ने बताया कि नवंबर 2019 में भी सुशांत काफी डाउन फील कर रहा था, काफी लो फील कर रहा था, इसलिए वो हिंदुजा हॉस्पिटल के डॉक्टर केसी चावड़ा के इलाज के लिए गए थे। मार्च 2020 में लॉकडाउन की वजह से वो घर पर थे, किताबें पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज, योग और मेडिटेशन कर रहे थे। अक्टूबर में तीनों बहनों के सुशांत के घर आने वाली बात को लेकर भी आज विकास सिंह ने कहा, जिस तरह की बातें सुशांत की बहनों के बारे में कही जा रही हैं वो सही नहीं है। सुशांत का परिवार, उसकी बहनें खुददार हैं। इससे सुशांत जब बहनों के साथ नहीं आया तो तीनों बहनों ने सुशांत के पैसे से बुक हुई फ्लाइट की टिकट कैंसिल की और फिर अपने पैसों से फ्लाइट की बुक की और बिजनेस क्लास के बजाय इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल किया। सुशांत को घर लाने की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि सुशांत को तो 4 दिन में वो थोड़ा बेटर लगने लगा तो वापस चले गई। उसकी बेटी, छोटी बेटी थी, उसको बेटी के पास जाना था, बेटी को दोस्त के पास रख के आई थी, इसलिए कोई घर लाने की तो कोई बात ही नहीं। ऐसी स्थिति कभी ये समझ में नहीं आई, जो कि अब अंदर अंदर मन में किसके क्या चल रहा है, बट सामने से कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको कोई, अगर ऐसी बात होती तो पूरा परिवार उड़ के वहां पहुंच गया होता, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। और आप लोग एक चीज और बता दें, बहनें बहुत खुददार हैं। जब सुशांत को एक बार लाने की बात थी दिल्ली, तो उस समय पहले सुशांत ने टिकट कटाया, लेकिन जब रिया और उसके परिवार ने उसको मजबूर किया कि वो ना आए, तो उस सुशांत के कटाए हुए टिकट से नहीं आई। उन्होंने फिर उनकी टिकट कैंसिल करवाई और खुद अपने इकोनॉमी क्लास में टिकट कटवा करके आई। इसलिए आप लोग जो इल्जाम चैनल में बड़े हल्के तरीके से लगा दे रहे हैं बहनों पे, बहुत दुख हो रहा है इस बात से परिवार को। एक परिवार में जहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर परिवार का, उसका देहांत हुआ है और उस परिवार पे इस तरह के लांछन लगे, बिना जाने उस परिवार को, बिना उस परिवार के सिद्धांत को जाने, ये बहुत दुख की बात है। विकास सिंह जो कह रहे हैं जाहिर है उसका आधार होगा, लेकिन सुशांत की बहनों ने मुंबई पुलिस को जांच एजेंसी के सामने जो बयान दर्ज करवाए, उनमें सभी ने लगभग एक जैसी बात कही है। प्रियंका सिंह ने जो बातें अपने स्टेटमेंट में कही, वही सब बातें सुशांत की सबसे बड़ी बहन नीतू ने भी कहा, लेकिन नीतू ने कुछ चौंकाने वाली बातें भी कही, जिससे सुशांत के आखिरी दिनों में उनके व्यवहार के बारे में थोड़ा हिंट मिला। नीतू सिंह ने अपने बयान में कहा था कि 4 जून 2020 की सुबह उन्होंने भाई को फोन किया था और कहा कि पिछले 4-5 दिन से उसने कॉल क्यों नहीं किया, लेकिन तब सुशांत काफी मायूस लग रहा था, वो लो फील कर रहा था। तब नीतू ने उससे कहा जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो सुशांत से मिलने आएगी। नीतू सिंह ने बताया कि उनकी सिस्टर मीतू सुशांत से मिलने गई भी थी और 4-5 दिन तक सुशांत के साथ उनके घर पर स्टे किया था, लेकिन 12 जून को मीतू कुछ काम की वजह से गोरेगांव में अपने घर चली गई। नीतू ने इसके बाद कहा कि 14 जून को मीतू ने उन्हें दोपहर को फोन किया और कहा भाई ने पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। नीतू सिंह ने कहा उन्हें नहीं पता कि सुशांत ने बिजनेस की वजह से या फिर किसी दूसरी वजह से सुसाइड किया। सुशांत की बहनों के बयानों पर विकास ने कहा कि ये बयान मुंबई पुलिस ने लिए थे, मराठी में लिए थे, इसलिए परिवार वालों को नहीं मालूम कि उनके बयान को लेकर क्या लिखा गया। इन बयानों के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं है। As far as the family is concerned, the family has never given any such statement of Sushant committing suicide. जहां तक सुशांत के परिवार की बात है तो परिवार ने इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि सुशांत ने सुसाइड किया है। मुंबई पुलिस ने जो रिकॉर्ड दर्ज किए हैं वो मराठी में हैं। परिवार ने भी इसका विरोध किया था कि मराठी भाषा में मत दर्ज कीजिए। मुंबई पुलिस ने इसके लिए परिवार पर साइन करने का दबाव बनाया। स्टेटमेंट मराठी में लिखा गया तो पता ही नहीं कि लिखा क्या गया, इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा कि मुंबई पुलिस ने स्टेटमेंट में क्या दर्ज किया। जहां तक परिवार की बात है तो एफआईआर रजिस्टर होने के बाद जिन बातों का खुलासा हुआ तो परिवार को यह शक है कि यह मर्डर भी हो सकता है, लेकिन ये हम जांच पर छोड़ रहे हैं और ये उम्मीद है कि सीबीआई इसकी तह तक जाएगी। हमें ये उम्मीद है कि सीबीआई सच को सामने लाएगी और परिवार न्याय के लिए इंतजार कर रहा है।
इस मामले में बहुत सारे पेच हैं। कल सतीश मानशिंदे ने इंडिया टीवी से कहा था, हो सकता है सुशांत की मौत को मर्डर साबित करने के पीछे इंश्योरेंस का पैसा एक बड़ी वजह हो। लेकिन आज विकास सिंह ने कहा, यह सफेद झूठ है। सुशांत के पास किसी तरह की कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी। एक और चलाया जा रहा है कुछ कैंपेन, कुछ चैनल्स में, एक मोटिव दिखाने के लिए कि सुशांत के पास कोई बड़ा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी था। उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर उनको सुसाइड दिखाया जाता तो पैसा नहीं मिलता, इसीलिए कहानी बदली गई। मैं आज सबको बताना चाहता हूं कि सुशांत का कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं था और ये भी एक एफर्ट है अक्यूज्ड को एक बचाने का, झूठी बात फैलाने का। और अगर ये आज के बाद नहीं रुका तो जिन चैनल्स में ये सब चल रहा है उन पे हमको लीगल कार्रवाई करनी पड़ेगी। और आज आप लोग को एक और चीज मैं बता दूं, आज परिवार ने बड़ा स्पष्ट एक तय किया है कि कोई भी फिल्म, कोई भी सीरियल, कोई भी किताब सुशांत सिंह राजपूत पे अगर लिखी जाएगी तो उनके पिता का रिटन कंसेंट अगर नहीं होगा तो वो परमिटेड नहीं है। आज के बाद अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी अगर कोई इस एफर्ट में आगे बढ़ता है तो अपनी जिम्मेदारी पे बढ़ेगा, उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। और परिवार ने यह निर्णय लिया है कि अगर ऐसा इस आज के बताने के बाद भी अगर ऐसा कोई करना चाहता है तो उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और परिवार इसको होने नहीं देगा। मैंने आपको विकास सिंह की दलीलें सुनवाई, आपको सतीश मानशिंदे के बयान भी सुनवाए, दोनों तरफ की बातें आपके सामने रखी। अब किसकी बात में कितनी सच्चाई है, किसके तर्क में कितना दम है, इसका फैसला तो तब होगा जब ये मामला अदालत के सामने जाएगा। अभी तो जांच चल रही है। लेकिन जहां तक सुशांत के परिवार के बयानों का सवाल है तो सुशांत के पिता, उनकी बहनों, उनके जीजा, इन सब के बयानों से एक दो बातें तो साफ लो तो फील करते थे और इसके बारे में परिवार को बताते भी थे, लेकिन कोशिश करने बदलता था। रिया का नाम पहली बार उस एफआईआर में आया जो सुशांत के पिता की तरफ से सुशांत की मौत के 2 महीने बाद पटना पुलिस के सामने दर्ज कराई गई थी। सुशांत केस में ड्रग्स की लगातार बात हो रही है। इस जांच के जाल में आज कितने ड्रग पेडलर्स गिरफ्त में आए, इसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। सुशांत की मौत के केस में सीबीआई की जांच चल रही है, लगातार लोगों से पूछताछ चल रही है। लेकिन इस जांच का एक बड़ा फायदा यह हुआ कि इससे मुंबई के ड्रग रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ और उसमें गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस मामले में अब तक 4 लोगों को अरेस्ट किया है। ड्रग पेडलर अब्बास लखानी, करण अरोड़ा, जैद विलात्रा और बासित को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक का नंबर भी आ सकता है। शौविक इन सब ड्रग पेडलर्स को जानते थे और वो इनसे ड्रग्स लेते थे और सप्लाई भी करते थे। शौविक की फोन कॉन्टैक्ट लिस्ट में बासित और सूर्यदीप का नाम था। ये दोनों मुंबई के ड्रग पेडलर हैं। एनसीबी के पास शौविक और बासित के चैट्स भी हैं। इनमें शौविक और बासित ड्रग्स लेने की बात कर रहे हैं। ये चैट इसी साल यानी 17 मार्च 2020 की है। बासित ने एक और ड्रग पेडलर जैद का नंबर शौविक को दिया। बाद में शौविक ने जैद का नंबर सुशांत सिंह के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को दिया। सैमुअल मिरांडा ने जैद को 3 बार कॉल किया था, जिस पर जैद ने सैमुअल मिरांडा को 10,000 रुपए में 5 ग्राम ड्रग्स दी थी। लास्ट कॉल के हिसाब से मिरांडा और जैद की लोकेशन भी एक ही थी। ड्रग्स पेडलर जैद ने कबूल किया है कि शौविक ड्रग्स लिया करता था। शौविक चक्रवर्ती की कुछ और दोस्तों के साथ चैट की डिटेल हमारे पास आई है। शौविक ने एक दिन में अपने दोस्त के साथ ड्रग्स को लेकर 54 बार बात की। इस चैट में ड्रग्स के नाम, ड्रग्स के दाम, ड्रग्स के डीलर, हर मुद्दे पर बात हो रही है। शौविक और उसके दोस्त के बीच की यह चैट 10 अक्टूबर 2019 की है और खास बात यह कि इन चैट्स को देखकर लगता है कि शौविक अपने दोस्तों को ड्रग सप्लाई भी करता था, क्योंकि इस चैट में शौविक का दोस्त कह रहा है कि उसका डीलर स्टूपिड हरकत कर रहा है, लेकिन उसे माल चाहिए, माल यानी ड्रग।
इस पर शौविक कहता है कि फिक्र मत करो, वो इंतजाम कर देगा। दोस्त पूछता है एक बर्ड के लिए कितना पैसा देना होगा? शौविक कहता है 2 से 2,500 रुपए देने होंगे, और उसके बाकी दोस्त भी इतना ही देते हैं। इसके बाद शौविक ने अपने दोस्त को कुछ ड्रग डीलर्स के नाम भेजे, जिनमें सूर्यदीप भी शामिल था। एनसीबी के पास शौविक के ड्रग्स पेडलर्स के साथ हुई चैट्स की डिटेल्स मौजूद हैं। सैमुअल मिरांडा के जैद के साथ बातचीत के सबूत हैं, लेकिन चूंकि मामला सेंसिटिव है इसलिए एनसीबी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। एनसीबी के सीनियर अफसरों ने बताया कि 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब्बास और करण का शौविक से लिंक मिलने के बाद ही जैद और बासित को गिरफ्तार किया गया। जैद और बासित कॉलेज स्टूडेंट हैं, लेकिन शौविक और सैमुअल मिरांडा को समन भेजने से पहले एनसीबी कुछ और सबूत इकट्ठा करना चाहती है। बासित और जैद से पूछताछ में ड्रग्स की सप्लाई और डिलीवरी चेन को लेकर काफी इंफॉर्मेशन मिली है। सारी जानकारी और सबूतों को क्रॉस चेक करने के बाद ही रिया, शौविक और सैमुअल को समन भेजे जाएंगे। अब इस मामले में कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस मामले की जांच करने वाले एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि अभी पूछताछ चल रही है, कल इन लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, तभी केस में ज्यादा जानकारी मिलेगी। जैद ने और जो दूसरा बासित ने जो भी बताया वो आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट शेयर हो चुकी है। उस ऑफिशियल स्टेटमेंट पे ही हमारा अभी स्टैंड है। जो कल आएगा, नेक्स्ट आएगा, ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दीजिए। शौविक का नाम सामने आया, शौविक का, जैद ने शौविक का नाम लिया। लेट अस इन्वेस्टिगेट। शौविक का नाम लिया कोर्ट में कब प्रोड्यूस करेंगे सर? टुमारो। शौविक की चैट रिट्रीव हुई है जिसमें जैद से बात कर रहे हैं। शौविक का और एक बार बता दीजिए, नाम लिया है क्या जैद ने? राजेश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। राजेश, एनसीबी के अफसर कह रहे हैं कि कल डिटेल देंगे, लेकिन मुझे लगता है आपके पास तो पहले से डिटेल्स आ गई होंगी। क्या अपडेट है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, शौविक अब इस पूरे मामले में फंसा हुआ दिख रहा है रजत जी। शौविक का नाम जो है वो अब सारे ड्रग पेडलर्स के साथ चैट में वो सामने आ रहा है, और जल्द ही एनसीबी अब शौविक को समन करने का पूरा प्लान बना चुकी है। शौविक जल्द ही एनसीबी के सामने होगा। जो चैट्स हमारे हाथ लगे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि वो ड्रग पेडलर्स से संपर्क में है। ड्रग पेडलर्स कितने दाम में कौन सा नारकोटिक्स बेचते हैं वो भी उसे पता है, और दूसरों को भी बता रहा है वो। तो पूरी तरीके से इस पूरे मकड़ जाल में वो लिप्त था। और साथ में आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती का जो ड्रग चैट सामने आया था उसमें भी सैमुअल मिरांडा एक जगह जिक्र कर रहा था कि उसके पास जब अगर पेडलर नहीं है तो शौविक के फ्रेंड से ले लेगा। यानी कि शौविक जो है एक अहम कड़ी है इस पूरे ड्रग्स के मकड़जाल के, और एनसीबी जो है वो इसी के इर्द गिर्द अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। मैंने कल ही कहा था कि अब एनसीबी को इस मौके का इस्तेमाल ड्रग रैकेट के बड़े बड़े खिलाड़ियों को पकड़ने में करना चाहिए। मुंबई के नौजवानों को ड्रग्स के दलदल में धकेलने वालों को पकड़कर कड़ी सजा दिलवानी चाहिए। आज जो एक्शन हुआ, जो गिरफ्तारियां हुई, उससे उम्मीद तो बनती है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस की वजह से एनसीबी अब मुंबई से लेकर गोवा तक जो ड्रग पेडलर्स का, ड्रग डीलर्स का जो जाल फैला हुआ है उसको तोड़ेगी। मुझे एक बात कहनी है कि अभी एनसीबी ने छोटे छोटे पेडलर्स को पकड़ा है, लेकिन ये जांच यहां नहीं रुकनी चाहिए। इस रैकेट में बड़ी मछलियां भी हैं, बड़े लोग भी हैं, उनको भी पकड़ना चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा अयोध्या में भव्य राम मंदिर का काम कब शुरू होगा। आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होने की अंतिम औपचारिकता पूरी हो गई। राम मंदिर के नक्शे को अयोध्या विकास प्राधिकरण ने मंजूर कर लिया। श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के 2 प्रपोजल पेश किए गए। पहला राम जन्मभूमि परिसर के लेआउट को लेकर, और दूसरा राम मंदिर के भवन को लेकर। दोनों नक्शों को अथॉरिटी ने मंजूरी दे दी। परिसर का लेआउट 2,74,000 स्क्वायर मीटर का है, जबकि मंदिर का कवर्ड एरिया करीब 13,000 स्क्वायर मीटर है। आज ही श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से अयोध्या विकास प्राधिकरण को डेवलपमेंट चार्ज के तौर पर 2,11,33,184 रुपए का पेमेंट भी किया गया। क्योंकि फिलहाल पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध चल रहे हैं, इसलिए बताया गया कि राम मंदिर की नींव खोदने का काम पितृपक्ष खत्म होने के बाद, यानी 17 सितंबर के बाद किसी भी शुभ मुहूर्त में शुरू किया जाएगा। और अब वक्त है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में अब तक दोनों पक्षों के बयान सामने आए हैं। रिया पहले कह चुकी है कि सुशांत की बहनों की बात आज सामने आई। दोनों पक्षों ने दावा किया
और दावों में कितनी समानता है, दोनों के दावों में कितना अंतर है, इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट देखिए, पेश करेंगे मेरे सहयोगी पंकज भार्गव।